संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में लगी आदर्श आचार संहिता, 7 दिसंबर को मतदान, 11 को होगा फैसला, किसकी होगी अगली सरकार। यूआईटी के पटवारी ने 50,000 नहीं मिलने पर अरिहंत नगर में की एक तरफा कार्रवाई। पीड़ित पक्ष का आरोप, मांग पूरी कर लेते तो हम भी कर सकते थे अवैध निर्माण। उदयपुर की नर्सिंग कर्मियों ने बीच चौराहे सरकार के लिए मांगी भीख। डूंगरपुर की महिलाओं ने कहा, इस बार बता देंगे नारी शक्ति की ताकत। और प्रतापनगर और नाकोड़ा नगर के रहवासियों ने किया इस बार के मतदान का बहिष्कार। क्षेत्र में अगर नेता दिख भी गए तो करेंगे भारी विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श आचार संहिता के लागू होने की। प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों का 5 सालों से चल रहा इंतजार आखिरकार शनिवार को आचार संहिता लगते ही खत्म हो गया है। जी हां, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों को मिलने वाले सरकारी सुख भी उनसे छीन लिए गए हैं। अब वह सभी भी आगामी फैसले तक आम आदमी ही रहेंगे। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2018 को प्रदेश की सभी विधानसभाओं में मतदान होंगे और 11 दिसंबर 2018 को मतगणना होगी। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। आचार संहिता के अंतर्गत सरकारी कोष से किसी भी उपलब्धि का विज्ञापन अखबारों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाया जा सकेगा। किसी भी अन्य मीडिया द्वारा सत्ताधारी दल अन्य दल को फायदा पहुंचाने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं हो पाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट पर सारी उपलब्धियों के फोटो तुरंत हटा लिए जाएंगे। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी पार्टी का बखान नहीं कर सकेंगे आदि कई ऐसे बिंदुओं को आदर्श आचार संहिता में डाला गया है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा रही हो। प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। इसके साथ ही वह भूमाफिया अतिक्रमी भी निश्चिंत हो गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है आचार संहिता लगने के साथ ही सारे ही सरकारी महकमे निष्क्रिय हो जाएंगे और वह धड़ल्ले से अपना अवैध निर्माण गगनचुंबी कर पाएंगे। वैसे अगर दबंग ईमानदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि हो तो बेखौफ अवैध अतिक्रमियों पर भी नकेल कसी जा सकती है, लेकिन शायद उदयपुर में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज मैनेजमेंट से चलती है और जो मैनेजमेंट से नहीं चलता सिर्फ उसको ही खामियाजा उठाना पड़ता है। चलिए हम इस बात का खुलासा भी करते हैं और एक बार फिर लिए चलते हैं गोवर्धन विलास के बहुचर्चित अरिहंत नगर में चल रही जमीन की जंग की ओर, जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक अतिक्रमण को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि अतिक्रमी जिम्मेदार अधिकारी को खुश नहीं कर पाए और दूसरे के अतिक्रमण बदस्तूर इसलिए जारी है क्योंकि अधिकारी उनसे खुश होकर चले गए। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगाए हैं अरिहंत नगर में ही हाल ही में अपने भूखंड पर निर्माण करवाने वाले राजकुमार आचार्य और पंकज बंसल ने, जिनका कहना था कि यूआईटी के पटवारी भरत इंटोदिया 3 अक्टूबर को इनके पास आए और अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में 50,000 रुपए की पेशकश की। इस पर अतिक्रमी पंकज बंसल ने पूरा मामला 20,000 में सेट करने की बात कही, लेकिन पटवारी इंटोदिया ने कहा कि हिस्सा ऊपर तक देने पड़ता है, जिसमें तहसीलदार गहरीलाल शर्मा का भी हिस्सा होता है। अगर पैसा समय पर दिया तो ही निर्माण जारी रख पाओगे। वहीं 4 अक्टूबर को पटवारी इंटोदिया का सुबह फिर फोन करते हैं और काम नहीं होने की बात करते हुए निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवा देते हैं। न तो इससे पूर्व मुझे कभी कोई नोटिस दिया गया और न ही कार्रवाई के समय मुझे बुलाया गया। वहीं राजकुमार आचार्य का कहना था कि उन्होंने भू व्यवसायी लोकेश आचार्य से करीब 16 लाख में यह भूखंड खरीदा और बाद में पंकज बंसल को बेचा। पहले नहीं पता था कि अरिहंत नगर में इस तरह का विवाद है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं होती। उन्हें धोखे में रखकर जमीन बेची गई। पटवारी जी ने जो रिश्वत मांगी थी उसमें कौन था आपके साथ में? मेरे साथ आरके आचार्य साहब थे, उसमें खड़े थे साथ में। आरके जी आप वहीं थे क्या? हाँ, उस समय मैं वही था। क्या बात हुई थी? इनकी बात चल रही थी उस समय पटवारी साहब से, तो पैसे लेन देन की। तो इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये मैं दे देता हूँ। पटवारी साहब ने कहा कि नहीं, 20,000 से तो काम नहीं चलेगा और हमारे तो क्या है, बड़े अधिकारी वगैरह, तहसीलदार जी वगैरह और नीचे साथ में जाप्ता वगैरह आता है, उनको छोटा मोटा सबको देना पड़ता है। 50,000 रुपये इनके देने की बात हुई थी और फिर उसके बाद में शाम को, अब क्या पता नसीब मेरा खराब है या पटवारी साहब का खराब है, जो मेरे शाम को ये पैर में फ्रैक्चर हो गया था और फिर ये भैया मुझे राजस्थान हॉस्पिटल लेके गए थे और
उपचार कराने के बाद में फिर सुबह मेरे को हॉस्पिटल लेके गए 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे इनको पैसे देने की बात थी। उस समय मेरे सामने ही पटवारी साहब का फोन आया था, तो इनकी कोई बातचीत उस समय मेरा तो इतना मेरे को तो होश था नहीं, मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। फिर भी इनकी बात हुई कि बस मैं आ ही रहा हूँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। तो इनको इस तरीके से तो बात ठीक है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुल मिला के समय पे पैसा नहीं दिया, समय पे पैसा नहीं दिया। अगर समय पे पैसा चला जाता तो ये पंकज जी का ये मकान नहीं टूटता। ठीक है जी। साहब क्या नाम है आपका? पंकज बंसल नाम है मेरा, सेक्टर 13 निवासी हूँ। और अभी जो ये यूआईटी ने मकान ध्वस्त किया है, कहाँ किया था सर? ये अरियन नगर सेक्टर 14 में। तो अभी हाल ही परसों ही तोड़ा है, एक ही मकान तोड़ा, वो मेरा ही तोड़ा है। बाकी सब मकान यथावत है और निर्माण कार्य चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यूआईटी से संपर्क नहीं है क्या आपने? यूआईटी से मेरे पास कोई संपर्क किसी ने तो किया था, न मेरे पास कोई नोटिस आया, न मेरे को किसी को कोई कहानी पता है कि यूआईटी का क्या खेल है, इसमें क्या खेल नहीं है। मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी थी है। आपने प्लॉट किससे खरीदा सर? मैंने प्लॉट मिस्टर मेरे मिलने वाले आरके आचार्य साहब हैं, इनसे लिया है मैंने प्लॉट। आरके जी, आपने किससे प्लॉट लिया है? मेरे को लोकेश जी पालीवाल ने दिया था प्लॉट। कितने में लिया है सर? ये मैंने इस समय 1000 रुपये स्क्वायर फीट में लोकेश जी पालीवाल से लिया था। कितने लाख रुपए में पड़ा सर ये? 21/74 है, 1600 समथिंग 1594 स्क्वायर फीट है। और ये रजिस्ट्री वगैरह सब लोकेश जी पालीवाल ने करवाई थी। 1.5 लाख रुपए का मेरा उसमें खर्चा आया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? कहना तो क्या चाहते हैं, उसमें अगर लोकेश जी पालीवाल अगर मुझे इस चीज से अवगत करा देते हैं कि ये प्लॉट अगर सही नहीं है या इस तरीके से भविष्य में इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो न तो मैं ये चीज लेता और न मैं पंकज जी को देता। ये भी मेरा अच्छे मित्र है। अब ये रास्ते चलते हैं, पता नहीं था सर। अगर क्या है कि 3 तारीख को मैं सुबह आचार्य साहब के साथ वहां पर साइड पे खड़ा हुआ था, तो एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति आया। उसने बोला मेरा नाम भरत इंटोरिया है और मैं पटवारी यूआईटी से हूँ, और ये निर्माण जो आपने किया हुआ है ये गिराना पड़ेगा। क्या पद है भरत जी का वहाँ? पटवारी बोल रहे थे कि पटवारी हूँ मैं यूआईटी में। मेरे को जानकारी थी नहीं, मैंने पहली बार उनको देखा। फिर उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ इससे बचना है मुसीबत से, तो उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे। मैंने कहा अगर पटवारी साहब अगर आप ऐसा कुछ है और डरा रहे हो तो डराया धमका, तो मैं कहा डराओ मत, और ऐसा कुछ है तो हम 20,000 तक दे देते हैं आपको, और क्या है। तो पटवारी साहब ने बोला कि 20,000 से कुछ नहीं होगा, गिरीलाल जी को भी देना पड़ता है, और तहसीलदार साहब को चार्ज उनके पास है, और भी खर्चा आता है छोटा मोटा। तो क्या है कि ये पैसे तो लगेंगे, अगर 50,000 दो तो आप इससे बच सकते हो। फोन पर चर्चा नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, ये फोन पे सामने सामने आए, भले उनकी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लो उस समय, उस दिन की 3 तारीख की सुबह उनकी मोबाइल लोकेशन वहीं मिलेगी, हमारी लोकेशन वहीं मिलेगी। और फिर पटवारी साहब ने बोला कि आखिरी में कि कल तक पैसे पहुंच गए 11 बजे तक, ये तो ठीक, नहीं तो 12 बजे बाद मैं मकान तोड़ दूंगा। तो आपने पैसे नहीं पहुंचाए क्या? नहीं, पैसे पहुंचाने वाले थे, अब डर तो कहते पैसे पहुंचाने वाले थे, लेकिन मेरे मित्र के शाम को लग गई थी, और इनको जैसे तेरे प्राथमिक उपचार कर घर छोड़ा, और अगले दिन मैं सुबह 11 बजे अस्पताल चला गया, और इनके प्लास्टर करवाना था। लगभग 1-1.5 घंटा हुआ होगा, 12:30 पटवारी साहब का फोन आ गया मेरे पास। पटवारी साहब भरत जी बोलते हैं कि भैया वो पैसे पहुंचे नहीं है, और आधे घंटे बाद आपके मकान टूट जाएगा। मैं ज्यादा कुछ बोलता कि साहब रुको, तब तक पटवारी साहब फोन काट दिया। मैंने फिर 3-4 बार फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं, और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे घंटे घंटे बाद पता लगा मकान तोड़ दिया हमारा। पर्टिकुलर आपके मकान को ही तोड़ा गया? केवल एक ही मकान तोड़ा गया, वहां आस पास में बिल्कुल पास में कोलम खड़े हुए हैं, रेती पड़ी, बाढ़ चल रही है, पड़े हुए हैं, काम चालू था, और कस्टिंग चालू होने के बाद करीब 15-20 मकान बंद है, और 10 लोगों की कमर्शियल दुकानें चल रही है, और उसके बाद भी मेरे मकान तोड़ा। भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने ऐसा किया। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूं, इनको पटवारी साहब को और तहसीलदार गिरीलाल जी को, इनको जेल हो, किसी भी सूरत में जेल होनी चाहिए। मैं 156(3) में इस्तीफा कर रहा हूं इनके खिलाफ। सचिव साहब को भी परसों मिलकर, सोमवार को मिलकर उनको पूरी स्थिति बताऊंगा। मैंने एक मकान की चित्र खींच लिए हैं, सबके चित्र बताऊंगा उनको, किस प्रकार कैसे बने हुए हैं, इनके क्यों तोड़े गए, और क्या इनको ये अधिकार था कि मकान तोड़ दे, जबकि एग्रीकल्चर लैंड में यूआईटी को मकान तोड़ने का अधिकार ही नहीं है। और मुझे बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना दिए केवल एक ही मकान, सिंगल इंडिविजुअल टारगेट किया गया है मुझे, सिंगल इंडिविजुअल। आपको कोई सूचना नहीं थी ना इसकी? कोई सूचना नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें कोई यूआईटी का स्टे है कि कुछ भी है। और मैंने इनको पूछा, गिरीलाल जी से जाकर के रिकॉर्डिंग करी मैंने उनकी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करी थी। उसमें गिरीलाल जी बोलते हैं कि साहब स्टे तो स्टे आपने नहीं माना था, हमने भी नहीं माना। तब मैंने बोला साहब कानून अगर भाई कोई खून कर रहे आप भी खून कर दोगे, ये कर देंगे खून, ये पुलिस वाले नहीं करते मर्डर किया। उनकी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, उसमें किले साहब बोल रहे हो। इस तरह से उन्होंने मतलब कानून को नहीं मान करके
स्टे था तो मुझे कोर्ट की अवमानना नोटिस देते। अगर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले किसी पार्टी के उम्मीदवार को पता चले कि इस बार एक पूरी की पूरी कॉलोनी के सैकड़ों मतदाता मतदान का ही बहिष्कार कर रहे हैं तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन उदयपुर के प्रतापनगर और नाकोड़ा नगर के रहवासियों ने सफाई नहीं होने और विकास नहीं होने की वजह से परेशान होकर वोट नहीं डालने का फैसला किया है। गुस्साए लोगों ने शनिवार को दर्जनों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। सभी हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारी भी दंग रह गए। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पिछले 4 वर्ष से कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं। यहां विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ, साफ सफाई भी नहीं हुई। ऐसे में आगामी चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला किया है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वर्ष 1992 में इन कॉलोनियों की स्थापना हुई थी। तब से ये कॉलोनियां राजनीति का शिकार हो रही हैं। नेताजी आते हैं और यहां से वोट बटोरने के बाद वापस 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते हैं। आपको बता दें कि आगामी दिसंबर माह में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कॉलोनी में विकास न होने और सफाई को लेकर परेशान लोगों का सड़कों पर उतरना उम्मीदवारों के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। नालियां सारी भरी हुई हैं, कचरा पात की कमी से सभी प्लॉटों में कचरा भरा हुआ है। नालियों की पानी की निकासी नहीं है कहीं का कोई भी गतिविधि डेवलपमेंट के बारे में वहां नहीं चल पा रही है। करीब 6 माह पूर्व हमने महाराणा प्रताप सोसाइटी का गठन किया कि सभी को एक मंच के तहत लाके और हम सब जगह मिलें। लगभग हर एक ऑफिस में हम जा चुके हैं। यूआईटी के पास जाते हैं, यूआईटी कहती है ये हमारा काम नहीं है। सारी कॉलोनी में कचरा भरा हुआ है, सारी नालियां जाम है, नालियां टूटी हुई हैं। चारों तरफ लोग इधर उधर प्लाट में कचरा डाल रहे हैं। जो सर्विस रोड है आपने भी देखा होगा, एयरपोर्ट रोड, वीआईपी रोड है। सर्विस रोड हमारा अप्रोच रोड है कॉलोनी में जाने के लिए, उसका नाला उफन के बाहर आ रहा है। हमने पीएम को लेटर लिखा इसके लिए, गडकरी महोदय को लेटर लिखा। गडकरी महोदय के यहाँ से, मंत्री जी महोदय के यहाँ से वापस हमारे पास लेटर आ गया कि आपकी कंप्लेंट मिल गई है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हम एनएचएआई वालों से मिले, एनएचएआई वालों ने एक काम तो किया, जहां से पानी रुक रहा था विद्यापीठ के पाइप निकाल दिए, जो पानी रोड पे आ रहा था, लेकिन वो पाइप निकाल के भी रोड पे डाल दिए। गंदगी और ज्यादा हो गई, लेकिन न नाला साफ किया और नहीं उन्होंने रोड की सफाई की। नाले के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये यूआईटी की गलती है, आपको ये एनएचएआई के नाले में कचरा नहीं डालना चाहिए, सीवरेज नहीं डालना चाहिए। अब आप क्या करेंगे अगर ये सब काम नहीं होते हैं? हम ग्रामीण विधायक से मिले, प्रधान जी से मिले, सरपंच से मिले, नगर परिषद में मिले कि भाई हमें गाड़ी दे दीजिए, हम पे करेंगे और कचरा जो है उठवाएंगे। वो भी शुरू नहीं करवाई जा रही। अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा है। जन सुनवाई से लेके हमने हर मंच पे हमारी कॉलोनी गई है। काफी लोग, महिलाएं, पुरुष, सब लोग सबसे तंग आके अब हमने ये सोचा है कि भाई हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे, हमें ऐसी सरकार कोई नहीं चाहिए। विधानसभा चुनाव हमें ऐसा न हमें प्रशासन से सहयोग मिल रहा, न हमें जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिल रहा। तो हम सबने मिलके विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आज आपने देखा होगा हमारी कॉलोनी के करीब 100 लोग इकट्ठा हुए थे और यही नहीं, आसपास में हमारे करीब 5 या 6 कॉलोनियां हैं जिनमें 5000 लोग हैं और सब लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोग बहुत निराश हैं। मेरा शुभ नाम ज्योति टेलर है जी, और मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, दौजी की बावड़ी। और यहाँ पे देखिए आप, ये कचरा वगैरह नहीं, व्यवस्था देखिए, ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई आके नहीं देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। ये गंदगी देखो, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और देखो नालियों की व्यवस्था कीचड़ भरा और शाम के समय इतने मच्छर आ जाते हैं कि बस बात। ये देखो, इधर देखो, ये सब रेत वगैरह जी, इधर देखिए। हाँ, तो मतलब ये आप ये बताइए कि ये जो आपकी कॉलोनी है तो इसमें कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है क्या? सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है। संडे के दिन हम यहाँ सड़कों पे सफाई करते हैं, खुद आप स्वयं ही करते हैं सफाई? करते हैं। और उधर देखिए वो कचरा जी, वो कचरा देखिए। संडे के दिन हम सब मिलकर इस कचरे को जलाते हैं जी। सभी कॉलोनी वाले यही आके कचरा फेंकते हैं जी। संडे के दिन हम इस कचरे को जलाते हैं जी। और इधर देखिए आप, इधर सब गाय वगैरह बनती है जी। और यहाँ गोबर वगैरह सब इस सड़कों पर, नालों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पानी ये कहाँ से आ रहा है मैडम? ये एक घर के बाहर ये
नाली की व्यवस्था नहीं है। जी जी जी। ये सड़क पे होता हुआ यहाँ पे पानी आ रहा है जी, जो सुबह और शाम दोनों तरफ ये बहता रहता है। अच्छा, बच्चे यहाँ खेलते हैं, कीचड़ हो जाता होगा इसमें तो आपके इस पानी की वजह से, गंदा कीचड़ पानी हो जाता है और न कोई व्यवस्था है न कोई। तो आपके यहाँ नाली वगैरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं आज कोई तक? नहीं है इधर, और ये सारी ये नाली व्यवस्था बाकी है। तो यूआईटी की तरफ से कोई कर्मचारी आपके सफाई के लिए आया कि नहीं अभी तक? कर्मचारी नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। कोई नहीं आता है। तो इस कचरे का निस्तारण वगैरह कैसे करते हैं? ये आप स्वयं किस स्तर पे करते हैं? स्वयं तो यहाँ पे साफ सफाई हम खुद ही करते हैं, खुद को ही करना पड़ती है। करना पड़ता तो आप इसके लिए कभी यूआईटी या कहीं गए क्या? यूआईटी गए हैं, गए? पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई? यूआईटी है, आपके पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत कोई का सुनवाई नहीं होती है और कहते हैं कहाँ आएंगे आएंगे और कोई नहीं आता। आज तक मतलब कभी कोई आया ही कोई नहीं नहीं आता। साफ सफाई के लिए। तो आपकी एक महाराणा प्रताप करके सोसाइटी बनाई है, तो अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है, तो आप लोग क्या उन सोसाइटी के साथ रहेंगे? हाँ, सोसाइटी के साथ रहेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही महिला नर्सिंग कर्मियों की ओर से राज्य की सरकार के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन हालांकि शनिवार को आचार संहिता लगने से थम गया, लेकिन नर्सिंग कर्मचारियों ने अनूठे ढंग से विरोध किया और सरकार के लिए ही भीख मांगी। महिला नर्सिंग कर्मियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधी और हाथ में कटोरा लिए शहर के दहली गेट चौराहे पर निकल पड़ी भीख मांगने के लिए। जो भी वाहनधारी मिला, इन महिला नर्सिंग कर्मियों ने उसके सामने कटोरा लाकर 1 रुपया सरकार के लिए मांगा। वहीं वाहनधारियों ने भी भीख तो दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस सरकार ने भीख मांगने के लायक ही कर दिया है। इस मौके पर दर्जनों की तादाद में महिला नर्सिंग कर्मी मौजूद रही। एकाएक महिला नर्सिंग कर्मियों को भीख मांगते देख शहरवासी भी चौंक गए। इस दौरान भीख मांगती इन नर्सिंग कर्मियों के कटोरे में आमजन ने रुपए भी डाले। सरकार के लिए सभी को मांगना पड़ेगा, ऐसा हालत कर दिया सरकार ने। 1 रुपये दे दो, 1 रुपये टुकड़ा देना, 1 रुपये देंगे। हमारी सरकार को पैसा नहीं है। ये वीडियो ले रहा है, इधर वीडियो। ये ऐसी हालत आ गई हमारे इस गवर्नमेंट में, ये ऐसा 1 रुपया देना पड़ रहा है। हमारी सरकार के लिए हमको भीख मांगनी पड़ती है। हम भीख मांगे, हमारी सरकार को पैसा दे देंगे हमारे। धन्यवाद भैया। 1 रुपये दे दे, हमारी सरकार के लिए 1 रुपये दे दे भैया, 1 रुपये दे दे, 1 रुपये दे दे भैया, 1 रुपये दे दे, 1 रुपये दे दे, 1 रुपया दे दो हमें, 1 रुपये दे दे भैया। हमारी मांगों को सुना नहीं है अभी तक। हम 20 तारीख से अपने 20 से 26 तक हमने कार्य का बहिष्कार किया था, फिर भी सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना है। फिर उसके बाद में 26 का हमारा जयपुर धरना रहा। धरने के बाद में अपने अपने मुख्यालय पे 27 से और अपने अपने मुख्यालय 8 दिन तक हम धरना कर ही रहे हैं। सरकार ने अभी तक हमारी कोई मांग नहीं मानी है अभी तक, और आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बड़े ताकि ये भीख मांग के हमारी सरकार में अभी हमारे लिए बजट नहीं है कर्मचारियों के लिए, तो हमने सोचा हम आज भीख मांग के थोड़ा बहुत बजट इकट्ठा करके हमारी सरकार तक पहुंचाए, ये हमारा। तो मैं किस तरह भीख मांगी हमने आंख में काली पट्टी बांध कर हमने भीख मांगी है, ताकि हमारी सरकार हमारी मांगों को माने।
और हम लगातार हम यही सोच रहे, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सही तरीके से हमारी सरकार हमारी मांगे को मान ले। अगर मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक ये आह्वान पहुंचाना चाहती हूँ, अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इससे भी ठोस कदम उठाएंगे हम। संभाग के डूंगरपुर जिले की नर्सिंग कर्मियों ने भी शनिवार को धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। इसके साथ ही सभी ने कहा कि इस सरकार को अब पता चलेगा कि आखिर नारी शक्ति क्या होती है। प्रदेश की मुखिया ने महिला होते हुए भी भले ही हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन अब हम बताएंगी कि आखिर नारी शक्ति क्या होती है। जिला डूंगरपुर से हम पिछले 10 दिनों से आंदोलन में थे और सरकार ने हमें अभी तक वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया है। और अगर आज आचार संहिता लग जाती है तो हम गवर्नमेंट को नारी शक्ति है और वोटों में हम दिखा देंगे कि नारी शक्ति क्या होती है। और हम उम्मीद करते हैं अभी भी सरकार से कि हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी मांगों को पूरा करें। सखी मित्र मंडल की ओर से शहर के गारियावास में चल रही भागवत कथा में शनिवार को रुक्मिणी विवाह का चित्रण किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु कथा में भाग लेकर भक्ति में लीन हुए। आपको बता दें कि यह कथा जगदीश चंद्र चौबीसा के श्रीमुख से पढ़ी जा रही है। वहीं कथा पांडाल में कई तरह की झांकियां भी बनाई गई है। इस कथा में रोजाना संतोष नगर, गारियावास और आसपास के सैकड़ों भक्त आते हैं और कथा का लाभ उठा रहे हैं। रविवार को कथा का समापन पूर्ण आहुति और महाप्रसादी के साथ किया जाएगा, जिसमें आसपास के सैकड़ों भक्त शिरकत करेंगे। बहुत ही अच्छी भागवत चल रही है और काफी संख्या में भक्ति जन पधार रहे हैं, कथा दे रहे हैं। आज रुक्मिणी विवाह हो चुका है, अब सुदामा चरित्र आने वाला है। कथा की तरफ चल रही है। पितृ देवता का निवेदन है, कल लीला का वर्णन है, प्रभाव का वर्णन है और भव्य यज्ञ है। उसके बाद पौधी का पूजन होकर के वापस पौधी यथास्थान तक पहुंचाई जाएगी भव्य शोभा यात्रा के द्वारा। उसके बाद बहुत भंडारा रखा गया है श्रीमद भागवत का। मतलब अधिक संख्या में सपरिवार पधार कर महाप्रसाद का लाभ लें और अपने जनों को करें। मैं आपसे चैनल की मदद से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि आप सब पधारें और इस कथा का, इस महाप्रसाद का शोभा बढ़ाएं। तो एडिट हो जाएगा और काफी वो भी काफी अविस्मरणीय है। इतनी बड़ी संख्या में इतना अच्छा प्रोग्राम और इसने जो तैयारी की है वो काफी सराहनीय है। जो बढ़ चढ़ के जिन महिलाओं ने जो सहयोग किया है वो काफी काबिल है और इतनी अच्छा भव्य कार्यक्रम संतोष नगर में पहली बार हुआ है और काफी सराहनीय बात है। आपके देखते पहली बार। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेतला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोसैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेतला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। नवरात्रि व दीपावली की शुभकामनाएं। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 25,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण,
आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं।
हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ की झीलों पर इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं होने से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यापारी अभी से ही मायूस हो गए हैं। वहीं इन दिनों घरों में पानी की सप्लाई भी पहले की भांति कम कर दी गई है। इससे तो लग रहा है कि इस बार गर्मी से पहले ही सभी झीलें सूख जाएंगी। झीलों का जल स्तर लगातार घट रहा है। वहीं बोट संचालकों की हालत तो काफी खराब हो गई है। सालाना लाखों रुपए का टेंडर भरकर अपनी आजीविका चलाने और पर्यटकों को नौका विहार का लुत्फ दिलाने वाले संचालकों का कहना है कि अगर झीलें नहीं भरी तो भारी नुकसान होगा और अगर अब बारिश नहीं होती है तो इन झीलों को भरने में 2 साल लग जाएंगे, जिससे व्यवसाय का तो नुकसान होगा ही, साथ ही झीलों की नगरी के लोग भी पानी की किल्लत से परेशान हो जाएंगे। वहीं फतेहसागर झील किनारे ही व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का भी कहना था कि अगर पानी नहीं आया और झीलें नहीं भरी तो पर्यटक फतेहसागर की तरफ आएंगे ही नहीं और व्यवसाय भी नहीं होगा। इस बार जो बारिश नहीं हुई है इससे झीलें बिल्कुल खाली है शहर की सारी। इससे व्यापार पे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा हम लोगों के लिए। सर टूरिस्ट भी नहीं आएंगे क्योंकि झीलें खाली हैं और जो लोकल पब्लिक है वो भी जो झील भरी होती है जितने आते हैं उतने आएंगे नहीं। तो इससे व्यापार पे तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। जी सर, इस बार जो बारिश नहीं आई है इससे पर्यटकों पर और आपकी बोटिंग पर किस तरह के असर पड़ेगा? जैसा कि अपन जानते हैं उदयपुर पर्यटकों का स्थल है, उदयपुर टूरिज्म सिटी है, इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। यहाँ पे बारिश नहीं हुई है इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, टूरिज्म पे पूरा असर आ जाएगा। अब जैसे हमारा बोटिंग का बिजनेस है, बोट्स पानी के बिना चल नहीं सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं, अगर आप वाटर लेवल देखें तो काफी डाउन हो गया है। हम सबको उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी, उदयपुर में नहीं होगी तो कैचमेंट एरिया में होगी, पर अब हम देख रहे हैं कैचमेंट एरिया में बारिश कम हुई है, यहाँ पानी नहीं है तो संभावना लग नहीं रही है। जब आसपास के कैचमेंट एरिया में पानी नहीं है तो यहाँ पे पानी कैसे छोड़ेंगे, इसका काफी असर पड़ेगा टूरिज्म बिजनेस पे। ओवरऑल बहुत घबराहट तो है, पर अब देखते हैं क्या होता है। संभाग के डूंगरपुर जिले में भी रोडवेज कर्मियों ने प्रदेश व्यापी आह्वान के चलते 20वें दिन भी आंदोलन जारी रखा। हालांकि आचार संहिता लगने के साथ ही आंदोलन स्वतः ही खत्म हो गया। हालांकि इन 20 दिनों में सिर्फ डूंगरपुर में ही 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस आगार के 300 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर थे। शनिवार को आंदोलन कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में ही खाना बनाकर खाया और भजन कीर्तन किए। रोडवेज कर्मचारी विशाल पंड्या ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद हम ड्यूटी तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसका जवाब हम चुनाव में वोट डालकर देंगे कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानकर कितना गलत किया है। आज 3 बजे आचार संहिता लग गई है। सभी संगठनों के कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ मौजूद हैं उन्होंने ये तय किया है कि हमारी कोई मांगे यदि स्वीकार नहीं हुई, ऐसे जो विषय हुए हैं रोडवेज के प्रति जो रवैया इनका गलत रहा सरकार का, तो सरकार की वोटिंग के खिलाफ वोटिंग करके ये साबित करेंगे रोडवेज कर्मचारी सभी क्या हमारे साथ क्या व्यवहार किया, जनता के साथ क्या व्यवहार हुआ, हमारी निगम को 5 साल में कितना नुकसान पहुंचाया, ये वोटिंग के समय साबित करके दिखाएंगे सरकार को। क्या हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो भी है उनके संगठन के आधार पर जयपुर से जैसे ही कार्रवाई होगी उसके नियम के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन रोडवेज के साथ सरकार ने जो अभद्र व्यवहार कर्मचारियों के साथ जो भी व्यवहार किया उसका वोटिंग पर साबित करके दिखाएंगे कि सरकार के खिलाफ क्या स्थिति। संभाग के डूंगरपुर जिले की कलेक्ट्रेट के बाहर टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। रीच लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्त आदेश जारी नहीं करने को लेकर अपना आक्रोश दिखाया और कहा कि अगर सोमवार तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी परिवार सहित कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देंगे। आपको बता दें कि अभी तक टीएसपी क्षेत्र में नवचयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिसमें डूंगरपुर के ही 1082 अभ्यर्थी हैं। प्रथम लेवल के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया में 26,000 सीटों के ऊपर 5,503 पद जो टीएसपी के हैं उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी प्रशासन ने इसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर कोई रोक नहीं होने के बावजूद भी हमें अब तक किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होने के बावजूद पोस्टिंग नहीं दी गई। हमारा स्कूल आवंटन हो चुका है, ऑनलाइन हमारे नाम चढ़ चुके हैं,
इसके बाद भी हमें स्कूल में जाने की परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही है। ये 3 दिनों से हम यहाँ पे अनिश्चित धरने पर बैठे हुए हैं। हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हमें नियुक्ति नहीं दी जाने का कारण दिया जाए या प्रक्रिया को कंटिन्यू करके हमें नियुक्ति दी जाए। पुनः हमने वापस जब भी कलेक्टर महोदय से 2 बार दिन में पूछने की कोशिश की थी, हमें इधर उधर से बातें करके बाहर निकाल दिया गया कि आप अनुशासन कर रहे हो, अंदर आ रहे हो, क्या कर रहे हो, किसकी परमिशन चाह रहे हो। हमें कुछ भी प्रोसेस बताया नहीं जा रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है। हमें चिंता है कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता के बाद प्रशासन की लापरवाही से हमारी नियुक्ति में विलंब हो सकता है। तो हम आग्रह कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी चेता रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द आज की तारीख में नियुक्ति लेने की कृपा करें, अदरवाइज हमारा ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। उदयपुर के गुलाबबाग में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती के नवलखा महल में शनिवार को 21वां सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद थे। महोत्सव का शुभारंभ यज्ञ से हुआ। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने गुलाबबाग में पहुंचकर सबसे पहले नवलखा महल में महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़े प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। नवलखा महल में लगी महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रदर्शनी को देखने के बाद राज्यपाल गंगा प्रसाद बड़े ही अभिभूत हुए और यहां पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। नवलखा महल के अवलोकन के बाद राज्यपाल स्वयं महोत्सव के आरंभ में हुए यज्ञ में बैठे और आहुतियां दी। आपको बता दें कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य रह चुके हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती ने उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा सज्जन सिंह को आतिथ्य स्वीकार किया था। इस दौरान 6.5 माह तक गुलाबबाग में रहकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने कार्य किए थे। अब तक 20 महोत्सव इससे पहले हो चुके हैं और प्रत्येक वर्ष सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव के तहत आयोजित वेद सम्मेलन में डॉक्टर सोमदेव, ज्वलंत शास्त्री सहित आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक ने अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक ने हाल ही में ऋग्वेद का वैज्ञानिक भाष्य किया है। इसके बाद कई ऐसे वैज्ञानिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं वह भी इनके संपर्क में हैं और ऐसे अनसुलझे रहस्य जो कि आज भी सभी के लिए पहेली बने हुए हैं उनको लेकर इनसे चर्चा की जा रही है। ये जैसा कि विदित है, ये पावन स्थली है जहाँ सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस समय वो यहाँ पधारे थे, महाराणा सज्जन सिंह जी का आतिथ्य ग्रहण किया था। महाराणा सज्जन सिंह उनके शिष्य बने थे। उस समय लगभग 6.5 मास वो यहाँ रुके थे। तो उस समय सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन संपूर्ण हुआ था। तो ये पावन स्थली 1992 में जो है भैरव सिंह जी शेखावत ने आर्यों के आग्रह पे दी और यहाँ प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजन होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव, ये 21वां सत्यार्थ प्रकाश का महोत्सव है। आज प्रातःकाल यज्ञ से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। महामहिम राज्यपाल सिक्किम राज्य माननीय श्री गंगा प्रसाद जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। प्रातःकाल उन्होंने ही काफी इच्छा अपनी प्रकट करते हुए कि हम यज्ञ में बैठेंगे, वो प्रातःकाल जल्दी आकर के यज्ञ में सम्मिलित हुए और उन्होंने आहुतियां दी। उसके बाद उन्होंने नवलखा महल का दर्शन किया और सारे आर्यावर्त, चित्र दीर्घा और जो अन्य प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं उन सब का अवलोकन करने के बाद वो बड़े गदगद हुए और उन्होंने कहा ये बड़ी पावन भूमि है और यहाँ बहुत सुंदरता के साथ ये सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर मुख्य पांडाल में जो है वेद सम्मेलन किया जा रहा है। वेद सम्मेलन में मुख्यतः डॉक्टर सोमदेव जी, डॉक्टर ज्वलंत शास्त्री और आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक, ये 3 विद्वान विशेष रूप से अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। जिसमें से आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जो हैं उन्होंने ऋग्वेद का अभी हाल में ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का, उसका वैज्ञानिक भाष्य किया है। उस भाष्य को और इनकी प्रतिभा को देखकर यही नहीं, भारतवर्ष नहीं, विदेश के वैज्ञानिक भी जो हैं वो आपके संपर्क में हैं और सृष्टि के जो अनसुलझे रहस्य हैं उनको वेद के आधार पर आचार्य जी सुलझा रहे हैं और वो बड़ा प्रकल्प आपका चल रहा है। तो सृष्टि की रचना में क्या वेद मंत्रों की भी कोई भूमिका है? आज तक इस प्रश्न को जवाब नहीं था, पर आज इसका जवाब यहाँ मिलेगा। उसके बाद दोपहर में बच्चों की प्रस्तुतियां हैं। बच्चे नाटिकाओं के माध्यम से अंधविश्वास के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर और महर्षि दयानंद
कानन के ऊपर नाटिका और गीतिका प्रस्तुत करेंगे। सायंकाल राष्ट्र चिंतन सम्मेलन होगा, जिसमें विद्वान लोग आज राष्ट्र के समक्ष हर तरह की समस्या आ रही है, नैतिक समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्याएं हैं, सामरिक समस्याएं हैं, आतंक की समस्या है, परंतु वेद के आधार पर किस तरह से इन सब का समाधान था, है और आगे भी रहेगा, वो सायंकालीन सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। झीलों की नगरी में शनिवार को 38वीं राजस्थान स्टेट जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम से खेलने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग के लिए व दूसरे राउंड हुए, जिसमें चयन होने के बाद रविवार को सेमीफाइनल और फाइनल राउंड होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में उदयपुर में पावर लिफ्टिंग को लेकर खिलाड़ियों में क्रेज बढ़ा है और कई प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शनिवार को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में चल रहे विभिन्न कार्मिक आंदोलन भी एक तरह से स्थगित हो गए, लेकिन इस बार के प्रदर्शनों से सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है। साथ ही इसका नतीजा भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आचार संहिता से पूर्व राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने लगातार 20 दिन तक आंदोलन किए थे और अब तक सिर्फ उदयपुर की बात करें तो करीब 3 करोड़ रुपए के राजस्व का सरकार को घाटा हो चुका है, लेकिन सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ और भी आक्रोश बढ़ गया है। शनिवार को रोडवेज कर्मचारियों ने धरना स्थल पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही नो वर्क नो पे के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता के रवैये को नहीं छोड़ रही है और कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे आदेश निकालकर उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं आचार संहिता लगने से पूर्व संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी चक्का जाम हड़ताल को 20वां दिन है और इस 20 दिनों के अंदर हमने बहुत कुछ संघर्ष किया और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हमारे मांगे सरकार मान नहीं ले जाती। मैं बताना चाहता हूं, हमने 72 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल में भी विजय हासिल की और हमारी जायज मांगे, कोई गलत मांग नहीं है। जो चारों बिंदु हमारे बिल्कुल जायज है, जनता की हित के काम है, ये कोई कर्मचारी हित के काम नहीं है। नई वाहनें मांग रहे हैं, इससे जनता को सुविधा होगी। कर्मचारी की भर्ती के लिए जो कर्मचारी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं उनको कम से कम 8 नई भर्ती करेंगे तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तीसरा, हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी उनका भुगतान करना है और चौथा जो 7 पे कमीशन है उस 7 पे कमीशन को राज्य सरकार ने लागू करना है। ये छोटी सी 4 मांगे हैं, उसमें सरकार को इतना सोचने की आवश्यकता कहाँ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बल्लभनगर के कानूर नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार को विधायक मत से हुए विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन क्षेत्र के निर्दलीय जनता सेना के विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने किए। इससे पूर्व जगह जगह नगरवासियों व जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने विधायक को माला एवं मोजड़ा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रमों में तय समय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे विधायक ने विभिन्न कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए शाम 6 बजे आमलिया बाग में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने निर्दलीय होते हुए क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कमी नहीं रखी। जनता की हर मांग को प्रमुखता देते हुए पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया। अब जनता की बारी है, वह इस विकास का श्रेय किसको दे। इस दौरान भिंडर ने पूर्व कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों को यह पता नहीं कि तहसील से जनता को क्या फायदा है, उनको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। आम जनता से जुड़े मामलों पर इस तरह अनर्गल बयान देकर कांग्रेस जनता का अपमान कर रही है। 1993 में चुनाव लड़ रहे हूँ और जदयू लगातार यह मांग उठती रही है। हमारा पिछला कार्यकाल में तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो क्यों हो कि 250 की आबादी रो गांव है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आई जाएगा, लेकिन टीएसपी एरिया में तो 250 की आबादी का गांव आई गया, लेकिन जो नॉन टीएसपी गांव है
बटे 500 तक री आबादी रा गाँव ही जाए निवासी यो गाँव अपने वणी में नहीं आ पायो। और अब की बार तो हमारे मन में यो व्यो हो कि अगर उदयपुर वाली मैं रोड नहीं करूंगा तो मैं वही गाँव में जाऊंगा किस तरह। और बद्रूबा जो कहे कि मारे नाना रे यूं है, बद्रूबा ने तो हर मांगने वास्ते यूं भी कानोड़ तहसील खुलवा में कतरो पसीनो आयो। माँ भी खूब मेहनत की थी न कानोड़ रा लोग न आप लोग भी कतरा हंगामा कीधा, कतरा नाटक लिया न वनडे बाद में कानोड़ तहसील की घोषणा हुई न बनो पूर्व विधायक साहब इनको फायदो कहीं भी अब ने बताओ तो फायदो कहीं में 70 किलोमीटर जाता है वल्लभनगर न अबे तो 15 किलोमीटर कानोड़ जाना पड़ रहा। तो वड़ा ने तो पतो ही नहीं तहसील का मतलब कहीं है, तो यो आप लोगों ने समझाना पड़ेगा के वड़ा ने। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राजस्थान में लगी आदर्श आचार संहिता, 7 दिसंबर को मतदान, 11 को होगा फैसला, किसकी होगी अगली सरकार। यूआईटी के पटवारी ने 50,000 नहीं मिलने पर अरिहंत नगर में की एक तरफा कार्रवाई। पीड़ित पक्ष का आरोप, मांग पूरी कर लेते तो हम भी कर सकते थे अवैध निर्माण। उदयपुर की नर्सिंग कर्मियों ने बीच चौराहे सरकार के लिए मांगी भीख। डूंगरपुर की महिलाओं ने कहा, इस बार बता देंगे नारी शक्ति की ताकत। और प्रतापनगर और नाकोड़ा नगर के रहवासियों ने किया इस बार के मतदान का बहिष्कार। क्षेत्र में अगर नेता दिख भी गए तो करेंगे भारी विरोध प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।